हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जून की छुट्टियां पड़ गई हैं और जून की छुट्टियों का भी आनंद उठा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ेंगे तो हम पूरा कोर्स भी कवर कर पाएंगे और आसानी से उन चीज़ों को सीख भी जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम ये कराने जा रहे हैं। वीडियो नंबर हमारी 3 है इसमें। ठीक है, तीसरे नंबर की वीडियो है। मैं आपको ये डाल दे रहा हूँ, वीडियो नंबर 3 है। आज हम इसमें आपको कराने जा रहे हैं ओम का नियम। इससे पहले कि मैं ओम का नियम समझाऊं, आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझनी जरूरी होगी कि विभव और विभवांतर क्या है। विभव और विभवांतर क्या है, देखिए। विभव विभवांतर, यहाँ समझने की बात यह है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है ना, किया गया कार्य यानी कि जो वर्क है, अनंत से किसको? एकांक आवेश। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होता है वो विभव होता है। अब यही बात मैं यहाँ पर आपको विभवांतर में समझा रहा हूँ। विभवांतर क्या है? कोई भी चालक है और उस चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं परीक्षण आवेश, या फिर परीक्षण आवेश की जगह एक और काम कर सकते हैं, एक कूलम्ब या एकांक आवेश। तो एकांक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। फिर से बता रहा हूँ, एक बिंदु पर लेके आ रहे हैं तो वो विभव होगा, दो बिंदुओं के लिए लेके जा रहे हैं तो वो होगा विभवांतर। दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव को ही क्या कहेंगे? हम विभवांतर कहेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभव को ही हम क्या कहेंगे? विभवांतर। अब बस यही मुझे तुम्हें बताना था। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको ओम का नियम। तो ओम का नियम आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी। मैं यहाँ पर आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ओम्स लॉ है क्या। ध्यान से दिल थाम कर बैठ जाइए, आपको पूरा नियम एक ही बार में याद हो जाएगा। जरा देखिए, कुछ नहीं करना है, एक चालक ले लेना। अब चालक के दो सिरे हैं, एक को आप ए मान लीजिए, एक को बी मान लीजिए, नहीं तो आप एक्स या वाई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो सिरों के बीच में जो उत्पन्न विभव होगा उसे क्या कहते हैं? हम विभवांतर। तो हम बोलेंगे भाई किसी चालक में दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। क्या बोलेंगे? दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। इस चालक में बहने वाली धारा, इस चालक में बहने वाली धारा यानी कि आई के समानुपाती होता है। ओम का नियम याद हो गया होगा बच्चों आपको। विभवांतर यानी कि वी, किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर, समानुपाती का ये चिन्ह है बच्चों, या निर्भर बोल सकते हैं इसे। किसके समानुपाती होता है? आई के। किसके समानुपाती होता है? आई के। तो हम बोल सकते हैं किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। बहने वाली धारा आई के समानुपाती होता है। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है, और बराबर का चिन्ह लगता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है, और उस कांस्टेंट को हम लिखते हैं के। लेकिन यहाँ पर जो के का मान होगा वो क्या होगा? आर। के का मान क्या होगा यहाँ पर? आर। तो मैं यहाँ बोल दूंगा कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा आई और यहाँ जाएगा आर, और ये क्या है? आपका ओम का नियम। तो ओम का नियम लिखना बहुत आसान है। किसी चालक में सही तरह से लिख दे रहा हूँ, किसी चालक में दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक
में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है यदि, कंडीशन रहेगी यहाँ पर, यदि जो चालक तार है, जो भी चालक है या जो भी परिपथ है, उसकी भौतिक अवस्थाएं जो है वो कैसी रहें, नियत रहें। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे या नियत हो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यदि चालक की, यहाँ चालक कर लो, चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, नियत हो। समझ में आ गया होगा? नहीं आया है तो एक बार फिर से करें भाई। किसी चालक में दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक में दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं बी प्रोपोर्शनल आई। जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा, तो अपने पास से ये कोई ना कोई कांस्टेंट छोड़कर जाएगा। उस कांस्टेंट को हम क्या मान लेंगे, आर। यहाँ मैं लिख दूंगा, जहाँ आर समानुपाती नियतांक है, जहाँ आर क्या है, समानुपाती नियतांक है। इसके आगे थोड़ी सी चीज़ें हम लिख दे रहे हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, इस नियम को साइमन ओम ने दिया था, इसीलिए इसे ओम का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी जानकारी सब मिल गई होगी, बहुत आराम से याद भी हो गया होगा। मैं चाहूँगा कि आप जो हैं इसे एक बार रिपीट मार लें। किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। कुल मिलाकर यह है, किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। आगे जाकर भी मैं ओम का नियम की बात करूँगा, तो ये जो फॉर्मूला है बस वही याद रखेंगे। डायरेक्टली लिखेंगे तो बी बराबर आई आर, क्या लिखेंगे, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। ओके, अभी हमारे 4 फार्मूले अब तक हो चुके हैं, 4 फार्मूले हमारे हो चुके हैं, एक विभवांतर वाला, एक आवेश वाला और एक धारा वाला, और एक हो गया ये विभवांतर के साथ में आई यानी कि ओम का नियम, ठीक है। फॉर्मूले याद रखते जाएं, क्योंकि इसके बाद में जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनकी पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ता रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। अगर वैसे भी अगर आप कभी भूल भी जाओ ना इस नियम को, बहुत आसान तरीका है आपके पास में नियम को याद रखने का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, एक कार है और ये कार भी किसकी है, मान लीजिए आप पुष्पा भाऊ की है, इससे ज़्यादा अच्छी मैं कार बना नहीं सकता। बना लेना, याद रखने के लिए बता दे रहा हूँ। ये पुष्पा भाऊ का ट्रक है जिसमें बहुत सारा चंदन छिपा हुआ है, ठीक है, चंदन जा रहा है। और इसलिए जो चंदन है, ये जो ट्रक है, इसको आप मान लो आई, ओके। ये रोड है, यहाँ से इसको यहाँ पर पहुँचना है। इनके बीच में, इसके मार्ग में कोई ना कोई खड़ा हुआ है जो इसे रोकने का प्रयत्न करेगा, और उसे हम बना दे रहे हैं भाई इस तरीके से। मान लो ये शेखावत सर हैं और ये पुष्पा भाऊ है। शेखावत सर को नाम दे दो आर, और यहाँ पर पुष्पा भाऊ को मैं नाम दे रहा हूँ बी।
तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो क्या करता है, धारा को रोकने की कोशिश करता है, यानी धारा के मार्ग में रुकावट को ही प्रतिरोध कहते हैं। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है वो प्रतिरोध होती है। तो धारा के मार्ग में जो रुकावट है वो इसको, जैसे जैसे शेखावत सर ना पुष्पा बाबू का ट्रक रोकने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, पुष्पा बाबू आएंगे यहाँ से अपनी पावर दिखाएंगे और पावर दिखाने के बाद में अपने ट्रक को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और शेखावत सर कुछ नहीं कर सकते उनका, बस ये क्या है, रुकावट जरूर बनेगी मार्ग की। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट बनता है और विभवांतर क्या करता है, धारा को आगे की ओर धकेल देता है, ठीक है। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ओम का नियम है क्या, ओम का नियम है धारा के मार्ग में कुछ रुकावट आती है, धारा आगे जाने से डरती है तो विभवांतर आता है, विभवांतर कहता है चल तू आगे चल, ठीक है, आगे बढ़ा देता है। और ये जो है वही क्या है, ओम का नियम। और ओम का नियम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आपको याद हो गया होगा। वैसे कभी भूल जाओ तो अपने आप बना लो इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए, ओके ठीक है। अभी मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं, देखिए यहाँ एक बात तो हमको समझ में आ गई कि विभवांतर किस पर निर्भर करता है, धारा पर। विभवांतर किस पर निर्भर करता है, विद्युत धारा पर। और जब विभवांतर विद्युत धारा पर निर्भर कर रहा है और तो फिर विद्युत धारा किस पर निर्भर करेगी, विभवांतर पर। लेकिन इस सब में कंडीशन क्या होगी कि जो आर होगा वो कैसा रहेगा, नियत रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इन दोनों का अनुपात ही आर है और आर क्या है, कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट कैसा रहता है, नियत रहता है। जितना भी हो कैसा रहेगा, नियत रहेगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, धारा ने विभवांतर पर निर्भर किया और विभवांतर ने धारा पर निर्भर कर लिया। तो अब ये बताइए प्रतिरोध का क्या रहा, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो अब ये चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो अब पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध की निर्भरता। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिरोध की निर्भरता। तो हेडिंग बन जाएगी आपकी प्रतिरोध की निर्भरता। चलिए यहाँ पर मैं 3 पॉइंट्स जो हैं आपको लिखाने वाला हूँ, प्रतिरोध किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो पहली कंडीशन होगी वो ये होगी प्रतिरोध मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रतिरोध के लिए फर्स्ट कंडीशन जो बनेगी, प्रतिरोध के लिए फर्स्ट कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी, बस सीखते जाइए, आपको जरा सी देर में सिखा देंगे। देखिए प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है, प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है, चालक तार जो भी है की लंबाई के समानुपाती। होता है, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। ये और अच्छा करके मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर, प्रतिरोध के लिए बार बार ना करें तो और ज़्यादा अच्छा करके। प्रतिरोध प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात R इज प्रोपोर्शनल L, ओके। चालक तार की लंबाई जो है हमको क्या मान ले रहे हैं, L मान ले रहे हैं, ठीक है। R इज प्रोपोर्शनल L। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास में, थर्ड ये बन जाएगा, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रतिरोध प्रतिरोध चालक तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अब मोटाई क्या है जरा देखिएगा, प्रतिरोध चालक, अब मैं तार बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। प्रतिरोध चालक की
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आगे लिखने की जगह है नहीं तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अर्थात R इक्वल्स टू हो जाएगा इक्वल्स टू नहीं R 1/a, ठीक है। और थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें आपको बताना है कि जो प्रतिरोध है वो एक चीज़ पर और निर्भर करता है, और वो चालक तार की प्रकृति। किस पर? चालक तार की प्रकृति पर। तो प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। अब यदि हम इनको सभी को मिलाने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा भाई? यहाँ से रो मिल रहा है और यहाँ से क्या मिल रहा है? R बराबर ही है 1/a। तो अगर मान लीजिए जो L है उसके बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे? 1। तो इस वाले एक की जगह पर लिखने का तरीका बता रहा हूँ, इस वाले एक की जगह पर a लिख दो और इस वाले एक की जगह पर क्या लिख दो? L। तो क्या बन जाएगा फाइनल में? अतः R बराबर R इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा? एक की जगह पर L और यहाँ नीचे वाले एक की जगह पर क्या जाएगा? A। तो कुल मिलाकर ये बनती है कहानी L/a, यानी कि चालक तार की लंबाई के तो समानुपाती होता है तथा उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी मोटाई क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है बता दे रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, ठीक है। तो इस तार का ये जो कटा हुआ हिस्सा है, यहाँ का जो क्षेत्रफल है, इसी को हम बोले अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोल रहे हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और यहाँ का जो हिस्सा है वो कैसा हुआ? गोल, यानी कि वृत्ताकार। तो उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा भाई? πr²। क्या रहेगा? πr²। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसे ज़रूर यूज़ कर लेंगे। a बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा? πr²। जब भी हम कोई तार यूज़ करेंगे तो वो कैसा होगा? गोल होगा, यानी बेलन के आकार का होगा। और जिसका हिस्सा ये वाला जो सिरा है वो कैसा होगा? वृत्ताकार। कैसा होगा? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? πr²। ये सब आपको चीज़ें पता होंगी। चलिए, जब हम इसे हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो जरा बताइए कांस्टेंट क्या आएगा? R बराबर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोले रो L/a। रो L/a। दरअसल मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था चालक तार की प्रकृति, चालक तार की प्रकृति। तो ये रो जो है वो चालक तार की प्रकृति ही है। इसका वैसे नाम होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या नाम होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। क्या नाम होता है? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ रो क्या है? रो को कुछ नहीं करना आपको, जैसे पी बनानी है तो पी के इस तरह से थोड़ा सी नाक कान टेढ़े कर देंगे और कुछ नहीं, तो बना दो। जहाँ रो क्या है? सबसे पहले तो समानुपाती की जगह आया है तो बोलेंगे हम भी समानुपाती नियतांक। क्या बोल देंगे? समानुपाती नियतांक। और इसका नाम क्या हो जाएगा जरा बताइए? जहाँ रो समानुपाती नियतांक है, आपको अगर याद ना रहे तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लिख लेना। रो क्या है? समानुपाती नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या उधर जगह नहीं है, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, या प्रतिरोधकता कहते हैं। एक बात और, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, यानी कि चालक तार की प्रकृति है। चालक तार का तांबे तार का है या लोहे का है या फिर एल्युमिनियम का है, इन सभी के लिए रो का मान अलग अलग रहेगा। इन सभी के लिए इस रो का मान क्या रहेगा बच्चों? अलग अलग रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर ले रहे हैं।
ओम का नियम B बराबर आई आर, ओम का नियम क्या हो गया, B बराबर आई आर, ठीक है, वहीं से आप याद कर लेंगे। दूसरा इसका नियम क्या भाई, रो एल अपॉन ए, आर बराबर क्या होगा, रो एल अपॉन ए, आर बराबर क्या होगा, रो एल अपॉन ए। फॉर्मूले आप जो है याद रखेंगे, ये आज हमारा 5वां फॉर्मूला है। मैंने आपको बताया था लगभग करीबन 10 से 11 फॉर्मूले आपके जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में 10th क्लास की, और आपके सारे सवाल वहीं से ही बनते हैं, ठीक है। हम टोटल सवाल उठाएंगे वहाँ से, बस ये चीज़ें आप याद रखते रहना। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसको कहते हैं हम, रो को, ठीक है। अगर आपने ये सब कर लिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का पढ़ाई हुआ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपके पास पड़ोस में जो भी आपके दोस्त भाई बहन या जो भी हैं आपके रिलेटिव हैं, और उनको अगर उनके आस पड़ोस में कोई अच्छी कोचिंग नहीं है या पढ़ाने वाले नहीं है या फिर उनको दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो आप हमारा चैनल उनको शेयर कर दें और कह दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में वो इस चैनल पर अपनी बहुत बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे, सारी चीज़ें उनको समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें जो है मैं अगले जब वीडियो में आऊँगा तो आपको याद होनी चाहिए, फिर मैं आपको इनके न्यूमेरिकल्स भी लेके आऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, पढ़ते रहें।